हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक। हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी पैट के एग्ज़ाम होने में सिर्फ एक वीक का समय रह गया है। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको एनालिसिस करेंगे और उनको पढ़ेंगे, सो दैट हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी सारे यूपी ट्रिपल एस सी रिपीट करता है वो हमारे गलत न हो और हमारे स्किप न हो। तो चलिए दोस्तों, अपने यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम उनको सब्जेक्ट वाइज लेके चलेंगे। और आज हमारे ये साइंस के जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी ने पहले साइंस के जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, ये बुक अगर आप परचेज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ये जो PDF है मेरे पास, यूथ पब्लिकेशन यूथ कंपटीशन टाइम वाली जो आती है उनके प्रीवियस ईयर पेपर जो है यूपी ट्रिपल एस सी के, वो बुक है। अगर आप चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं, अदरवाइज उसकी नीड भी नहीं है। हम लोग इसकी PDF अपने टेलीग्राम चैनल इम्पोर्टेंट टॉपिक पर दे देंगे, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आप लोग एक बार इससे पढ़िएगा, फिर उसको फास्ट रिवीजन कर लीजिएगा, जिससे आपका एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पूरा फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, हो सकता है वीडियो लेंथी बन जाए, बट थोड़ा टाइम अभी बहुत कम है, इसीलिए ये पूरा ही वीडियो मैं कंप्लीट कराऊंगी आपको, जिससे जो सीरियस स्टूडेंट है वो इसको कंप्लीट देखें और उनका फास्ट से फास्ट टाइम बच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। सबसे पहले दोस्तों मात्रक वाले क्वेश्चन आएंगे, मात्रक मापक। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे, वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैं आपको सीधा सीधा आंसर बताते हुए चलूँगी दोस्तों। आर्द्रता मापने के लिए दोस्तों हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, तो ऑप्शन विल बी ए हाइग्रो। और जो हाइड्रोमीटर है उससे अपेक्षित घनत्व जल का अपेक्षित घनत्व नापा जाता है। दोस्तों, इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है, एक हाइग्रोमीटर है और एक हाइड्रोमीटर है। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन से जल बनता है, H2O जैसे होता है ना H2O, तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन इससे लिया गया है। और हाइग्रो होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। अब बैरोमीटर से क्या नापा जाता है? वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और पायरोमीटर से ये उच्च तापमान को मापने के काम आता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? SI यूनिट क्या है दोस्तों प्रतिरोध की? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में ही पूछा गया है, प्रीवियस ईयर जो हुआ था, सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। देखिए आप लोग, इसकी यूनिट है ओम। प्रतिरोध को रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं उसको ओम। कभी कभी रेजिस्टेंस को हिंदी में ही ऐसे टाइप करके भी दे देते हैं, इसीलिए मैं आपको इंग्लिश टर्म बताते हुए चल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अब ये अदर भी देख लेते हैं कुछ। विद्युत धारिता को फैराडेज का मात्रक है, प्रतिरोध का ओम, विद्युत विभव का वोल्ट और विद्युत धारा का एम्पियर। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की वाणिज्यिक इकाई है? कमर्शियल यूनिट क्या होती है दोस्तों विद्युत शक्ति की? और हम इसको देख लेते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस का जो पेपर हुआ था 21 में मेंस हुआ था इसका, ये दोस्तों मैंने भी दिया था ये पेपर। और इसके जो सेकंड पेपर जो हुआ था, सेकंड पेपर में मैथ्स और ये साइंस आता है, तो उसमें ये पूछा गया है। तो इसकी आंसर क्या होगा? बी, किलोवोट आवर। देखो इसने वैसे तो किलोवोट पर आर दिया है, वैसे किलोवोट होती है, तो इसलिए इसने कमर्शियल यूनिट पूछा है, तो किलोवोट आवर। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे वोट भी लगा सकते हैं, क्योंकि शक्ति की जो मात्रक होता है वोट होता है, तो इसने पूछा है कमर्शियल इकाई। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि आंसर विल बी ए, कार्य। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ उसमें मैग्नीट्यूड देखा जाता है, वे सब अदिश राशियाँ होती हैं। जैसे कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, विभव, ताप और आयतन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज द 5 क्वेश्चन। प्रतिबल, स्ट्रेस की SI यूनिट क्या है दोस्तों? स्ट्रेस की बी, पास्कल। इसको हम दोस्तों दाब भी कहते हैं, पास्कल दाब की भी तो SI यूनिट होती है ना। 6 क्वेश्चन, आयतन की SI यूनिट क्या है? आयतन की घन मीटर।
मीटर क्यूब में इसको मापा जाता है। 7वां क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? और दोस्तों अगर आप इनको भी कर लेंगे ना, आप सिर्फ इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो साइंस के आपके 5 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बिल्कुल 100% इसी में से रिपीटेड क्वेश्चन में से आ जाएंगे। और अगर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है तो इसी के राउंड में से जो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, इन्हीं में से इसके राउंड में से ही क्वेश्चन बनेगा। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके अगर आप ये कंप्लीट सेशन देख लेते हैं साइंस का, और आपने अगर इसको थियोरटिकल पोर्शन इसका नहीं भी पढ़ा है तो आप इसके रिवीजन से करके और इसकी एक्सप्लेनेशन देख के 5 में से 4 क्वेश्चन बिल्कुल कर लेंगे, क्योंकि ये रिपीट क्वेश्चन बहुत आते हैं इनमें। और दूसरा जो इसकी अराउंड में एक्सप्लेनेशन होती है उनसे क्वेश्चन बन जाता है अगर रिपीट क्वेश्चन नहीं होता है एज इट इज। तो चलिए 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या है? बी, जूल। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जूल है। ऊर्जा की सीजीएस पद्धति मात्रक अर्ग है सीजीएस में। वैसे एसआई यूनिट ही ज़्यादा पूछते हैं। वोट सेकंड, वोट घंटा, किलोवोट घंटा ऊर्जा के अन्य मात्रक है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। समय की एसआई यूनिट क्या है? समय की क्या होती है दोस्तों? सेकंड। अब कुछ अदर भी देख लेते हैं। लंबाई की मीटर, द्रव्यमान की किलोग्राम, ताप का केल्विन, विद्युत धारा की एम्पियर। और दोस्तों आपको थोड़ा पीछे आवाज़ आ सकती है, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि गली में बहुत सारे लोग अब घूमते रहते हैं। ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ की मात्रा मोल, समय का सेकंड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 9th क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर विल बी बी, टेस्ला। चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक टेस्ला होता है। चुंबकीय प्रेरण का सीजीएस प्रणाली में मात्रक गॉस होता है। चलिए हमें सिर्फ एसआई यूनिट याद करना है। 10th क्वेश्चन, किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है। इन ध्वनि तीव्रता किस में नापते हैं दोस्तों? डेसिबल। ध्वनि मापने का यंत्र क्या होता है? डेसिबल। ये लोअर द्वितीय का क्वेश्चन हुआ 2016 वाला जो हुआ था लोअर पीसीएस, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। किसी ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। चालकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। इसे मोह भी कहते हैं। यह स्व प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। प्रदीपन का मात्रक लक्स होता है। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। आवृत्ति मापने की इकाई देखो दोस्तों, कितना आवृत्ति अभी क्वेश्चन गया है। जब से एसआई यूनिट ही आ रही है तो इसमें एक दूसरे में रिपीट भी हो रही है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी मापने का क्या है? आवृत्ति हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी किस में मापी जाती है? हर्ट्ज में। ये गंदा पर्यवेक्षक में पूछा गया है। आवृत्ति माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। एन इक्वल टू 1/T, इसका मात्रक हर्ट्ज होता है। कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 12th। प्राध्वनिक गति का मापांकन किस इकाई से होता है? प्राध्वनिक गति जो होती है किस में मापी जाती है? मैक में मापी जाती है। जैसे ये कोई आपने सुना भी होगा, सुपरसोनिक विमान हो गया, हाइपरसोनिक विमान हो गया, सबसोनिक विमान हो गया, उनको मैक से उनको काउंट किया जाता है कि इतना मैक हो गया, उसकी इतनी गति 2 मैक है। ध्वनि से कितनी उसकी ज़्यादा गति है, उसको एक मैक कह दिया जाता है। हर्ट्ज आवृत्ति का मात्रक है। नोट चाल का मात्रक है, जो एक समुद्री मील है। समुद्री मील जो होता है ना, जो 1.8 किलोमीटर का होता है, उसको नोट होता है 1.854। और रिएक्टर जो होता है भूकंप तीव्रता का पैमाना है। चलिए 13 क्वेश्चन पे आते हैं। न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन दोस्तों बल की इकाई होती है। बी, न्यूटन बल की इकाई होती है। एसआई पद्धति में फोर्स का मात्रक न्यूटन होता है। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 14 क्वेश्चन पे आते हैं। बार किसकी इकाई है? ये राजस्व निरीक्षक का पेपर हुआ था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था 2016 में, उसमें पूछा गया है। ये होता है, आंसर विल बी डी, वायुमंडलीय दबाव। बार किसकी इकाई है? वायुमंडलीय दबाव की। चलिए, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बार वायुमंडलीय दाब की इकाई है। बार भी इसी की इकाई है, और वैसे बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसको बार कहते हैं। 15 क्वेश्चन, कार्य तथा जूल की इकाई क्या है? दोनों की जूल होता है।
माफ़ कीजिएगा, कार्य और ऊर्जा की इकाई क्या है? तो इनकी इकाई है जूल। ये भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर में पूछा गया है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल द्वारा किया गया कार्य तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है कार्य का, जिसे जूल कहते हैं। 16 क्वेश्चन, डैश 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 गतिशील श्यानता की इकाई क्या होती है? आंसर होगा बी, पास्कल सेकेंड। श्यानता दरों का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है। जैसे एक जगह चिपका चिपका सी कुछ चीज़ें रहती है ना, स्टिकी जो होता है, उसको चिपचिपापन उसके अंदर जो होता है, वो तरल के इस गुण को श्यानता कहते हैं। श्यानता केवल दरों तथा गैसों का गुण होती है, ये ठोस में नहीं होता है। और एसआई मात्रक डेका प्लाईवेज या प्लाई जली है। इसे न्यूटन सेकंड मीटर स्क्वायर पास्कल सेकंड भी कहते हैं। 17 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राशि का मात्रक जूल नहीं है? पूछा गया है डी, सामर्थ्य का मात्रक जूल नहीं होता। कार्य का मात्रक भी जूल होता है, यांत्रिक ऊर्जा का भी और ऊष्मा का भी। जूल सामर्थ्य का मात्रक नहीं होता, बल्कि यांत्रिक ऊर्जा, कार्य और ऊष्मा का मात्रक होता है। कार्य करने की दर को सामर्थ्य पावर कहते हैं। चलिए, और जो शक्ति का एसआई मात्रक वोल्ट या जूल से सेकंड होता है। और दोस्तों ये भी याद रखना, एक हॉर्स पावर अशु शक्ति इक्वल टू 740 वोल्ट। 18 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शक्ति का मात्रक कौन सा है? बी, देखो ये अभी बीच में रिपीट हो गया, ऊपर भी नीचे भी, जूल पर सेकंड दोस्तों। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक है। 19 क्वेश्चन, इसका आंसर हम लोग इसमें देखेंगे, शायद ऑप्शन में नहीं है। किसी स्थिर अक्ष के परितः कणों के किसी निकाय का जड़त्व आघूर्ण उन सभी कणों के द्रव्यमान तथा उनकी अक्ष से दूरी के वर्ग के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। इसका एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन सेकंड आवेग का मात्रक होता है। पास्कल इकाई है, पास्कल किसकी इकाई है? दाब की। पास्कल दाब की इकाई है। ब्लेज पास्कल एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ थे। इन्होंने द्रव्य के लिए एक सिद्धांत दिया जिसे पास्कल का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार किसी स्थिर अवस्था में तरल के किसी बिंदु पर लगाया गया दाब का मान सभी दिशाओं में समान होता है। इन्हीं के नाम पर दाब का मात्रक पास्कल रखा गया था। ये पास्कल ने इनकी खोज की थी, तो इनके अकॉर्डिंग इनका नाम पास्कल रखा गया, मात्रक का नाम। 21 पे आते हैं, बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? बिजली के करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पियर। आपने घर में बिजली को कितना एम्पियर आ रहे हैं इतना आपने भी सुना होगा, ये चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं। और ये दोस्तों व्यायाम प्रशिक्षण युवा विकास अधिकारी का जो पेपर हुआ था उसमें रिपीट हुआ था, उसमें आया था। एसआई यूनिट इसकी वोल्ट शक्ति की होती है। वोल्ट विद्युत विभव, विभवांतर या विद्युत वाहक बल, कैंडेला ज्योति तीव्रता की, और एम्पियर बिजली की करंट या विद्युत धारा की। 22 दबाव का एसआई यूनिट क्या होती है? दबाव पास्कल। दाब या दबाव बात एक ही है। 23 माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की निम्न में से क्या परिभाषा है? सीजीएस प्रणाली क्या होती है दोस्तों? इन्होंने सीजीएस की फुल फॉर्म पूछा है। इसका क्या होगा दोस्तों? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सीजीएस की ये फुल फॉर्म यही होती है। डी, किसी भी राशि की माप करने के लिए उस राशि के एक परिणाम को मानक मान लिया जाता है। हाँ, किसी को भी अगर हम कोई एक मानक मानेंगे, स्टैंडर्ड मानेंगे किसी भी चीज़ का, तो हम उसको एक किसी भी राशि के परिणाम को उसका मानक मानेंगे और उसे कोई नाम दे दिया जाता है, इसी को उस राशि का मात्रक कहते हैं। सीजीएस पद्धति सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड सिस्टम में लंबाई, द्रव्यमान तथा समय का मात्रक, ये सेंटीमीटर जो होता है लंबाई का मात्रक, ग्राम हो गया द्रव्यमान का मात्रक और सेकंड हो गया समय का मात्रक। इनमें सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड होता है, इसीलिए सीजीएस पद्धति कहते हैं। सीजीएस पद्धति में ये भी क्वेश्चन आता है कि किस किस के मात्रक होते हैं सीजीएस पद्धति में, तो आप इस पर आके लंबाई, द्रव्यमान और समय। 24 क्वेश्चन, 1 वॉट घंटा किसके बराबर होता है? मतलब जूल में पूछा है। 1 वॉट घंटा 3600 जूल।
चलिए 25 क्वेश्चन पे आते हैं। 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर, मतलब जूल में पूछा है इन्होंने। बी 1 जूल प्रति कूलाम। 26 दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है? तो दूध का लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर को इसलिए याद रखने का क्योंकि लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया होता है जो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, तो उसी से आप इसको रिलेट करके लैक्टोमीटर इसको याद रख लेंगे। चलिए ये हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर ऊपर मैं आपको पहले भी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो अभी हम सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। 27 रेडियो धर्मिता मापी जाती है गीगर मूलर काउंटर में। रेडियो धर्मिता दोस्तों मैडम क्यूरी जी ने इनकी खोज की थी। हेनरी बेकुरल वो जो थे और मैडम क्यूरी ने भी इनको आगे वो किया था। रेडियो धर्मिता गाइगर मूलर काउंटर के द्वारा मापी जाती है प्रकृति में पाए जाने वाले वे तत्व जो स्वतः विखंडित होकर कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं और रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं, यह घटना रेडियो सक्रियता कहलाती है। ये घटना रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। आर्द्रता किससे मापी जाती है? देखो अभी ऊपर क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आई थिंक हमने यही पढ़ा था आर्द्रता वाला। देखो ये फिर से रिपीट हो गया अमीन वाली परीक्षा में। अब आप लोग खुद समझ जाइए कि रिपीट क्वेश्चन कितने होते हैं। और सिर्फ हमने अभी 28 क्वेश्चन किए हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। आंसर विल बी वो सॉरी हाइग्रोमीटर। देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गई, हाइग्रोमीटर आएगा। सागर की गहराई 29 क्वेश्चन। सागर की गहराई को मापने के लिए कौन से उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो फेदोमीटर। फेदोमीटर के द्वारा सागर की गहराई मापा जाता है, जबकि यूडियोमीटर द्वारा गैस मिश्रण की मात्रा में परिवर्तन, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। पेरिस्कोप ऐसी वस्तुओं को देखने का यंत्र है जिसे देखने की सीमा से दूर हो। पेरिस्कोप जिसको कहते हैं टेलीस्कोप। पेरिस्कोप भी काफ़ी दूर की चीज़ें देखने के लिए काम आता है जिनका प्रत्यक्ष दृश्य नहीं होता। 30 क्वेश्चन टर्मिनल डोपलर वेदर रडार किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? आंसर विल बी बी खराब मौसम में हवाई जहाज़ों को उतारने में। टर्मिनल डोपलर वेदर रडार जब हवाई जहाज मौसम खराब होता है तो उनकी लैंडिंग कराने के लिए इसका यूज होता है। 31 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? जो कितनी भी हीट एब्जॉर्ब की गई है उसको मापने के लिए यूज किया जाता है, तो कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा, हमारे शरीर में जब हम लोग भी कैलोरी में मापन होता है ना कि एक डाइट में कितनी कैलोरी लेनी चाहिए पर डे, एक व्यक्ति को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, तो हम लोग भी तो ऊष्मा ही देते हैं ना उस कैलोरी से जब ग्लूकोज बर्न होता है। चलिए सेकंड चैप्टर पे आते हैं, मैकेनिक्स फिजिक्स वाला जो है। चलिए इसमें देखते हैं निम्नलिखित में से भौतिक राशि अन्य से भिन्न है। कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है? सी कार्य गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा अदिश राशियां हैं, जबकि बल सदिश राशि है। 33 ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है। मतलब जब हम कोई स्लोप में कोई चीज़ें लुढ़काते हैं तो एकदम आसानी से गिर जाएगी, और जब हम किसी को ऊपर उठाते हैं एकदम से तो वो उसमें अब थ्रस्ट लगता है तो भारी होता है। इसका वजह क्या है ये पूछा गया है। चलिए देख लेते हैं। आंसर विल बी ए, जो ऊपर क्या है, ढालू सड़क पर पत्थर लुढ़काना ऊपर की ओर उठाने से अधिक आसान होता है, क्योंकि पत्थर को लुढ़काने में किया गया कार्य इसे उठाने की अपेक्षा कम होता है। जब उठाने में ज़्यादा समय कार्य लगता है, ज़्यादा जूल एनर्जी खर्च होती है। चलिए 34 और दोस्तों अगर आपको भी थोड़ा बैकग्राउंड से वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। थोड़ा कॉलोनी में इस टाइम चहल पहल ज़्यादा हो जाती है तो अनवांटेड नॉइज़ कुछ ज़्यादा हो जाती है। 34 क्वेश्चन वह कौन सी भौतिक मात्रा है जिसका आयाम ये है ml² प्लस t-2। आंसर विल बी ए, किया गया कार्य। ये रेवेन्यू इंस्पेक्टर में आया था दोस्तों। 35 माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तीली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लो में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? सी केमिकल, क्योंकि उस पर वो फॉस्फोरस लगी होती है, रेड फॉस्फोरस लगी हुई होती है ना। माचिस की तीली के अगले वाले पार्ट पे जो ब्लैक होता है उस पर फॉस्फोरस लगी होती है जो एक केमिकल होता है, तो उसमें एक रासायनिक ऊर्जा होती है जब उसको टकराती है तो।
चलिए 36, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गतिज ऊर्जा, क्योंकि बह रहा है तो उसमें गति हो रही है ना जल में, तो इसलिए वो गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट पे 37, एक दूसरे इनकी कोई एक्सप्लेनेशन, कोई वो नहीं है इसमें, सिर्फ एक्सप्लेनेशन में क्वेश्चन को रिपीट करके आंसर दिया गया है, इसीलिए मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ उनकी। 37, एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, यह किस नियम का पालन करता है? दोस्तों ये न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इनर्शिया, जड़त्व का नियम। इनर्शिया जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिए गए हैं। जो जड़त्व दोस्तों, जो एक वस्तु जिस भी स्थिति में है, जिस वजह से वो जिस स्थिति में है उसी को उसका जड़त्व इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार सभी वस्तुएं अपनी प्रारंभिक अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं। मतलब कोई स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गति में है तो गति में रहना चाहती है। मतलब जो उसकी एक स्पॉन्टेनियस सिचुएशन जो अभी 8% है तो वो उसी में रहना पसंद करती है। इसी नियम के चलते है चलती हुई गाड़ी के अचानक ब्रेक रुकने पर बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसको जड़त्व का नियम जो मैंने अभी बताया भी कहते हैं। 38, जेट इंजन किस घटना के आधार पर काम करता है? कृषि प्राविधिक में पूछा गया है। बी, जेट इंजन रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आविष्कार सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था, 1937 में किया था। तो सभी क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, कहाँ पे रिपीट हुआ है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं किस किस पेपर में। 39, विसर्पी घर्षण होता है। आंसर विल बी बी, सीमित घर्षण से थोड़ा कम। ये दोस्तों युवा विकास अधिकारी में पूछा गया है, व्यायाम प्रशिक्षक वाले क्वेश्चन पेपर जो हुआ था। 40 क्वेश्चन, घर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? घर्षण दोस्तों, फ्रिक्शन, जो घर्षण होता है, जो फ्रिक्शन, बल का वह गुण जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य, मैं पहले आंसर बता देती हूँ। ए, घर्षण गति का विरोध करता है। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। बल का वह गुण जिसके कारण दो विषम वस्तुओं के मध्य प्रतिरोधी बल उत्पन्न होता है, जो एक वस्तु को दूसरे के सापेक्ष खिसकने का विरोध करता है, घर्षण कहलाता है। वह बल जो सदा वस्तु की संभावित गति अथवा खिसकने की दिशा में विपरीत कार्य करता है। चलिए 41, एक साधारण लोलक की समय सीमा डैश 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 पर निर्भर करती है। किस पे? समय सीमा किस पे करेगी? लंबाई पे तो करेगी। जितना लंबा होगा उसे इतना टाइम लगेगा, जितना छोटा होगा वो जल्दी हो जाएगा। और देख लेते हैं क्या ए, हाँ जी, लंबाई। ये मंडी प्रतिशत में दोस्तों। 42, गति जो कुछ समय के बाद खुद को दोहराती है उसे क्या कहते हैं? आवधिक गति। आवधिक पीरियडिक जो होती है वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय अंतराल पर और एक निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है। इस गति को आवधिक आवृत्ति गति कहते हैं। तीसरे चैप्टर पे आते हैं, गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के अधीन गति। 43 पे, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवत ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? स्थिर गति से दौड़ रही मतलब एक जिसका एक्सेलरेशन 0 है, एक ऐसी रेलगाड़ी है जो एक मतलब निश्चित गति से दौड़ रही है। नहीं दोस्तों, आप देखिए यात्री के हाथों में, क्योंकि स्थिर गति मतलब स्थिर मीन्स रुकी हुई गति, तो इसका मतलब वो तो ट्रेन तो चली ही नहीं रही है, यात्री तो उसमें बैठा है और वो ऊपर फेंकेगा तो वहीं गिरेगी। जब ट्रेन चली ही नहीं रही है, देखो इन्होंने एग्जामिनर ने यहाँ पे खेल कर दिया, स्थिर और गति दोनों दे दिया है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कुछ इसमें स्पीड है तो पीछे गिरेगी, क्योंकि यात्री आगे निकल जाएगा तब तक। व्यायाम प्रशिक्षक में पूछा गया था। 44 क्वेश्चन, यदि एक गेंद भूमि से h मीटर की ऊंचाई से मुक्त रूप से गिरती है तो ठीक जमीन में लगने से पहले उसका वेग क्या होगा? डी, √20 आवर्स पर सेकेंड पर मीटर सेकेंड स्क्वायर -1। चलिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपकी इक्वेशन में नहीं पूछे गए दोस्तों, क्योंकि ये 10th लेवल है और ये ग्रेजुएशन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। 45 क्वेश्चन, जी का मान न्यूनतम होता है, कहाँ पे होता है? ए, विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है जी का मान। जी दोस्तों ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो होता है ये जी होता है, और ये दोस्तों होता है ग्रेविटेशन। प्रतीक मान जी का मान सबसे कम विषुवत रेखा पर होता है, जबकि ध्रुव पर गुरुत्व जनित त्वरण का मान सबसे अधिक होता है।
ध्रुवों पर ही सबसे ज़्यादा होता है। और जो हमारी इक्वेटर होती है, इक्वेटर दोस्तों घूमती है ना, ध्रुव तो हमें घूमते नहीं है, ध्रुव तो हमेशा स्थिर रहते हैं पृथ्वी की। सबसे ज़्यादा स्पीड जो होती है उसकी इक्वेटर पे होती है। तो जब उस पृथ्वी की स्पीड और जी की स्पीड ऊपर से लगने वाली, तो ये दोनों एक दूसरे की कुछ स्पीड को कम कर देते हैं। इस वजह से ये सबसे कम जो होता है मान जी का इस पे होता है, इक्वेटर पर। 46 पे, एक व्यक्ति तुला की मदद से अपना वजन 600 न्यूटन नापता है। यदि वह व्यक्ति 5 मीटर पर सेकंड की गति से ऊपर जा रहे लिफ्ट में उसी तुला पर खड़े हो जाए तो तुला में दर्शाया गया भार क्या होगा? आंसर भी सी, 600 न्यूटन के समान होगा। 4 चैप्टर पे आता है पदार्थ के गुण व आर्किमिडीज का सिद्धांत। 47 क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है दोस्तों? आंसर विल बी 4 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। और आयतन, देखो आयतन और घनत्व एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। अगर घनत्व ज़्यादा होगा तो आयतन कम होगा। ठीक है दोस्तों, घनत्व जो किसी के अंदर जैसे ठोस होता है ना, बिल्कुल एक जगह उसके एटम जो होते हैं बिल्कुल चिपके होते हैं, एक जगह बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं, तो उनको घनत्व कहते हैं। जिसके दूर दूर होते हैं वो दोस्तों लिक्विड हो जाता है या फिर गैसियस हो जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन देखिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है जबकि आयतन न्यूनतम होता है। इसकी एटॉमिक संरचना के अकॉर्डिंग ऐसा होता है क्योंकि इसकी एटॉमिक संरचना इस तरीके की है। चलिए 48 क्वेश्चन, जल स्थानांतरण के सिद्धांत की खोज का उसका प्रतिपादन इनमें से किसने किया था? बी, आर्किमिडीज ने। जल स्थानांतरण की खोज, ये अमीन परीक्षा में पूछा गया था दोस्तों। चलिए 49 पे आते हैं, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो आर्किमिडीज साहब ने। ये वीडियो का क्वेश्चन पेपर जो हुआ था दोस्तों 2016 में, वीडियो वाला, उसमें पूछा गया है। लोहे की छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है। यह आर्किमिडीज के पलवन के सिद्धांत पर आधारित है। लोहे की गोली का भार उसके द्वारा हटाए गए जल के भार से अधिक होता है, क्योंकि जो लोहे की गोली का आयतन कम होता है तो जितना वो अपने भार से जल को हटाती है वो इतना नहीं हटा पाती जिसका उसका वजन है। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो लोहे की गोली भी तैरेगी। अगर लोहे की गोली का वजन उसके द्वारा हटाया गया पानी से कम है तो फिर भी वो तैरती रहेगी, बट अगर ज़्यादा है तो डूब जाएगी, जिससे वह जल में डूब जाती है। जबकि जहाज का ढांचा है इस प्रकार बनाया जाता है कि उसके द्वारा हटाए गए जल का भार जहाज तथा उस पर लदे सामान के भार से अधिक हो जाता है। जहाज ऐसा होता है दोस्तों, वो जितना पानी हटाता है वो इतना पानी हटा देता है कि जितना उसमें खुद का वेट होता है और जिस पर लदे हुए सामान का वेट होता है उससे ज़्यादा पानी हटा देता है वो, और जहाज का वजन उसके सामने कम हो जाता है तो इसलिए तैरता है। आई होप सो आपको सिंपल सी लैंग्वेज में थोड़ा समझ आ गया होगा। 5th यूनिट में आते हैं तरंग और ध्वनि। 50 क्वेश्चन, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंग गति का उदाहरण है। आंसर विल बी सी, अनुदैर्ध्य तरंगे, इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स कहते हैं, अनुदैर्ध्य। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस का जो मेंस का हुआ था अभी 21 में, उसमें पूछा गया था। 51 पे आते हैं, एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर पर सेकंड है और तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति, इसमें फ्रीक्वेंसी पूछा है दोस्तों इन्होंने। तरंग दैर्ध्य दोस्तों वेवलेंथ जो होती है, मैं इंग्लिश टर्म इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी इंग्लिश टर्म ही दे दी जाती है। आंसर विल बी 2000 हर्ट्ज। चलिए 52 पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है? अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती है ना, किसके लिए नहीं किया जाता है? चमगादड़ द्वारा अपने शिकार करने में बिल्कुल किया जाता है। चमगादड़ पराश्रव्य तरंगे ही छोड़ते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स ही छोड़ते हैं। जलपोत द्वारा समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करना, ये भी। और इसका आंसर होगा डी, आकाश क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना, इसके लिए कोई अल्ट्रासोनिक
वेव का प्रयोग नहीं होता है। मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोष को देखना भी इसमें भी किया जाता है। दोस्तों अल्ट्रासोनिक वेव से पता ही चलेगा लगा जाता है, जैसे चमगादड़ हो गया, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे ये चमगादड़ हो गया, ये उड़ रहा है रात में, तो इसकी आंखें नहीं होती, इसको दिखाई नहीं देता है। तो जैसे कि सामने ये अल्ट्रा वेव छोड़ता है, ऐसे अल्ट्रा वेव छोड़ता है। जैसे अब इसके सामने सपोज करा ये कोई चट्टान आ गई है, ये उड़ रहा है, ये कोई चट्टान है, तो जैसे ये अपनी अल्ट्रा वेव छोड़ेगा, तो अगर ये इसमें, यहाँ पे चट्टान है, तो अगर ये इसमें टकरा के तो ये वापस जाएगी, वापस, क्योंकि इसके सामने इसको माध्यम नहीं मिलेगा इसकी किरणों को, तो ये वापस जाएगी अल्ट्रावेव साउंड। तो अगर वापस आई तो ये समझ जाता है कि टकरा के ये वापस आ गई है, इसका मतलब सामने कोई ऑब्स्टिकल है उसको, और फिर वो उसका आइडिया लगा लेता है कि कितनी दूर है, क्योंकि कितनी देर बाद ये वापस लौटी है। और यही दोस्तों जो सोनार होता है ना, सोनार के द्वारा जो हमें जहाज, पानी के जहाज पे जो सामने कोई चट्टाने वगैरह का पता लगा जाता है पानी में, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे कार्य करता है। और अगर वापस नहीं आती है तो सीधी चली जाती है, तो पता चल जाता है कि सामने कोई ऑब्स्टेकल नहीं है। ये होते हैं दोस्तों अल्ट्रासाउंड वेव्स का कॉन्सेप्ट, ये कैसे काम करता है। 53 ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। दोस्तों तो ध्वनि को कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है, ये वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती, तो इसीलिए वैक्यूम निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती। ये धातु में, गैस में, द्रव में। और दूसरी सबसे ज़्यादा जो चलती है धातु ठोस में, सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में यात्रा करती है। इसीलिए ये क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ध्वनि की मात्रा किस में सबसे ज़्यादा होती है। उसमें कोई लोहा दे देते हैं, दूध दे देते हैं, पानी दे देते हैं, इस तरीके से, तो हमें ठोस ढूंढना है लोहा। ये लोअर पीसीएस का एग्जाम हुआ था 2019 में। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है, क्योंकि ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की जरूरत होती है, कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, ठोस, द्रव या गैस। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स होती हैं। जब किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगें कहते हैं। आप समझिए इसको, जब किसी माध्यम में तरंग संचरण की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा के अनुदिश दिशा में होती है। जैसे दोस्तों ये हमारी एटम हो गए इस तरीके के, ये हमारे एटम हो गए। हवा में जो एटम रहते हैं ना, क्योंकि एटम तो हर जगह है, हवा में भी है, तो जैसे हमारे यहाँ से साउंड आई, यहाँ पे साउंड आई, तो ये साउंड इसमें टकराएगी, तो फिर ये आगे को ट्रांसफ़र कर देगी, ये इससे अगले को ट्रांसफ़र कर देगी, इससे अगले को, इस तरीके से हवा, हमारी साउंड हमारी हवा में जाती है। जैसे यहाँ से साउंड आई, वो इसको इस एटम में टकराएगी, इसको परकंपित कर देगी, ये एटम इसको टकराएगा, इसको परकंपित कर देगा। ये इसका मीन, इस सेंटेंस का मीन ये है, आप अब समझ गए होंगे। यही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, इसको ही लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ऐसे ही जैसे ये एटम हो गए हमारे, यहाँ टकराएंगी, ऐसे, तो ऐसे जाती हैं। जो ट्रांसवर्स वेव होती है उसको भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ये एटम हो गए हवा में, और जैसे यहाँ पे ये वेव्स टकराई इसमें, तो ये एटम जो होते हैं ना, इसको 90 डिग्री ऊपर उड़ जाते हैं इस तरीके से, इसको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। और दोस्तों अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अच्छा लगता है, आप हमारे फैमिली के सदस्य बनेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। 54 क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंगदैर्ध्य होते हैं। सबसे लंबी तरंगदैर्ध्य किसकी होती है। तरंगदैर्ध्य मीन्स वेवलेंथ किसकी होती है, सी, रेडियो तरंगों की। तो सबसे ज़्यादा जो वेवलेंथ होती है वो रेडियो तरंगों की होती है, पर जो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो गामा किरणों की होती है सबसे ज़्यादा। अब हल्का से देख लेते हैं, गामा किरणों की खोज किसने की थी, बेकुरल ने। एक्स किरणों किसने की थी, रोंटगन ने। और देखो गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, पेनिट्रेटिंग पावर जो होती है, जो वस्तु को भेदने की, क्योंकि ये वस्तु के इसीलिए आर पार चली जाती है, बस वस्तु को भेद देती है। इसका उपयोग नाभिकीय विकिरण तथा कृत्रिम रेडियो धर्मिता में किया जाता है। और एक्सरे की खोज रोंटगन ने की थी। एक्सरे तो आप सभी लोग जानते होंगे। और जो अल्ट्रावायलेट वेव्स होती हैं, किरणें होती हैं हमारी, अल्ट्रावायलेट रे, इसको रिटर ने खोजा था। और दृश्य विकिरण, उसको न्यूटन ने। अवरक्त किरणें हर्शेल ने।
चलिए, ये जो होती है हमारी लघु रेडियो तरंगे हेनरिक हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो तरंगे मार्कोनी, इन्होंने दोस्तों रेडियो की खोज भी की थी, मार्कोनी ने ही। 55 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक ध्वनिक पदार्थ है? ध्वनिक पदार्थ कौन सा है? लोहा। लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। लोहा धातु से उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की ध्वनि को अनुनादी ध्वनि, रेजोनेंस जो होता है ना, जैसे हम किसी लोहे में मारते हैं ना तो बहुत देर तक घूम की आवाज़ आती रहती है, दोबारा से मतलब उसके रिफ्लेक्शन में, उसको रेजोनेंस कहते हैं। धातु में यह अभिलाक्षणिक गुण होता है। यही कारण है कि मंदिर या स्कूल के घंटे आदि धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि धातु में रिजोनेंस ज़्यादा होता है। जब उसको मारेंगे ना बहुत देर तक हमें ऐसा ही लगता है कि वातावरण में वही साउंड गूंज रही है। 56 समान परावस्था में कंपायमान माध्यम में के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तरंगदैर्ध्य, उसको वेवलेंथ कहते हैं। जैसे दूसरी ये हो गया हमारा बेस, और जैसे इस तरीके से ऐसे ऐसे जो बनता है ना, वेव्स आती हैं, ऐसे ऐसे वेव्स आती हैं, तो इनकी जो दूरी होगी, इस एक वेव्स की जो दूरी होगी, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। तरंगदैर्ध्य में समान काल मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें एक्सप्लेन किया गया होगा। चलो फिर भी मैं पढ़ लेती हूँ, कभी आपको आपकी संतुष्टि के लिए। ये दोस्तों राजस्व लेखपाल के पेपर में आया था 2015 में, इवनिंग शिफ्ट का। तरंग गति में समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। मैंने बताया आपको, ये जो अभी ऐसे इस तरीके से जो बीच की दूरी, इनकी बीच की दूरी, तरंग गति में समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी, ये को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। तरंगदैर्ध्य इसको लेम्डा से प्रदर्शित किया जाता है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के सुरंगों, ये होते हैं दोस्तों सुरंग, ये होते हैं ये उठे हुए भाग सुरंगों अथवा गर्तों, ये होते हैं गर्त जो नीचे वाले होते हैं, ये गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़न या तलन के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। ये वाली अभी जो मैंने बताया। 57 किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो आप देखिए दोस्तों, सबसे पहला रंग कौन सा आता है हमारा? जैसे दोस्तों गामा, देखो इसमें नीचे दिया गया है, सबसे ज़्यादा तरंगदैर्ध्य होता है जो लाल का होगा, फिर नारंगी, फिर पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। सबसे कम जो होता है तरंगदैर्ध्य वो बैंगनी का होगा, और सबसे ज़्यादा होगा वो लाल का होगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारे उस 7 रंग वाले जो होते हैं ना, विबजियोर, VIBG, उसमें सबसे नीचे जो होता है, नहीं जो सबसे ऊपर होता है उसमें ये होता है विबजियोर मतलब बैंगनी, और सबसे नीचे जो होता है लाल रंग, और जो सबसे ऊपर वाला होता है उसकी तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है। जैसे कि गामा किरणें जो होती हैं उनकी तरंगदैर्ध्य काफ़ी होती है। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बार हल्के से बता देती हूँ, कहाँ थे हम लोग। हाँ ये देखिए, तरंगदैर्ध्य इस क्वेश्चन पे थे। तरंगदैर्ध्य में क्रम का सबसे ज़्यादा जो होता है बैंगनी में होगी। ये रहा क्वेश्चन हमारा, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना है दोस्तों इसको, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। किसका तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा बैंगनी का होगा, क्योंकि दोस्तों जो आपने देखा होगा जो हमारा स्पेक्ट्रम होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा पहले गामा आता है, फिर UV आता है, फिर विजिबल लाइट आ जाता है, गामा एक्सरे, सॉरी गामा आएगा, एक मिनट, सबसे पहले गामा आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर UV आएगा, फिर विजिबल आ जाता है। एक सेकेंड, सॉरी माफ़ कीजिएगा, गामा, एक्स, UV, विजिबल, और उसके बाद इंफ्रारेड, रेडियो वेव, सबसे लास्ट में रेडियो वेव आता है। तो जो ये गामा वाला होता है दोस्तों, इधर से एनर्जी चलती है, इधर एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, गामा रेज की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, और जो लास्ट में होता है यहाँ पर रेडियो, उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, बट इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और गामा की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बनता है, आप इसको याद रखना। और विबजियोर यहाँ पे विजिबल लाइट यहाँ पे आती है, और विजिबल लाइट में सबसे पहले जो होता है बैंगनी कलर होता है, इसीलिए बैंगनी की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होती है, और R इसके पीछे आता है तो R की कम हो जाएगी, वो सॉरी इसकी एनर्जी, मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ। चलिए हमारा कहाँ पे आ गया?
हाँ जी, अब आप समझ गए होंगे कि ये इस तरीके से क्यों दिया गया है, क्योंकि लाल पीछे रहता है तो इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर वाले का जो रेडियो एक्टिव वाले से तरंग दैर्ध्य इधर बढ़ता जाता है और इधर से एनर्जी बढ़ती जाती है, और इधर से आएगा तो नारंगी आता है तो सॉरी बैंगनी आता है तो उसका कम हो जाएगा। 58 क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम लग गया बड़े दोस्तों, थोड़ा समझना जरूरी था। अगर अब भी समझ नहीं आया तो कमेंट में बताना, मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करूँगी। इसको ज़रूर से पढ़ना, आप इसको ज़रूर पढ़ना, इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा। 58 क्वेश्चन, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? ए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। FM 59 क्वेश्चन, FM प्रसारण बैंड के बीच होता है। बी VHF रेंज के बराबर होता है। वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, VHF का मीन होता है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। चलिए 60 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? मैंने बताया जो धातु होगी उसमें ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होगी। ठोस में समझे तो ठोस लोहा हो गया। गन्ना पर्यवेक्षक में आया है। 61 कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर कहा जाता है? ए 80 डेसिबल से ज़्यादा जो होती ध्वनि उसको शोर का नाम दिया जाएगा। 62 सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या होती है? दोस्तों मैक, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सुपरसोनिक सबसोनिक उनको मैक में मापा जाता है। मैक संख्या 1 2 3 इस तरीके से। मैक क्या होता है कि एक मैक हो जाता है कि वायु से उसकी दूरी, मतलब वायु से उसकी स्पीड, जैसे हवा की स्पीड होती है ना, तो उसको मैक कहते हैं। किसी भी अगर वायुयान की दूरी वायु के 1 गुने के बराबर हो जाती है तो उसको 1 मैक कह देते हैं। 2 गुने के बराबर हो जाती है तो उसको 2 मैक कह देते हैं, अर्थात 2 गुनी स्पीड वायु से। चलिए ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। जब मैक संख्या का मान 1 हो तब वस्तु की गति ध्वनि की गति के समान होती है, क्योंकि जब 1 होगी तो उसके बराबर होगी, गुना 1 है ना। अगर 2 होगी तो उसकी उससे ज़्यादा हो जाएगी। यदि मैक संख्या 1.35 हो तो इसका अर्थ है कि वायु की गति का 35% अधिक है। हाँ, अगर 2 गुना है तो 2 गुनी अधिक हो जाएगी। 63 निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है? कौन सी वो होती है दोस्तों? सी 100 हर्ट्ज। दोस्तों वो जो होती है ना 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि आदमी सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है वो अल्ट्रासोनिक में आ जाती है। ये ऑडिबल में होती है, अल्ट्रासोनिक में हो जाती है, वो हमने सुन नहीं सकते, जिसको पराश्रव्य कहते हैं ना, अल्ट्रासोनिक। 64 ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारतों को तय करती है? सी आवृत्ति। 65 प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी। वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन है। 17 मीटर होनी चाहिए परावर्तक, और जो हमारा स्रोत है उनकी दूरी अगर 17 मीटर होगी तो हमें पराध्वनि सुनाई देगी, वो जो आवाज़ हमें वापस कानों में आती है ना, वो वाली। 66 क्वेश्चन, 2 व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर होगा। जो हम लोग कॉमन 2 आदमी बैठ के जब बातें करते हैं उसमें बताया है कि लगभग 30 dB हमारी ध्वनि का स्तर होता है जब हम आपस में बातें करते हैं बैठ के, आराम वाली बातें। चकबंदी लेखपाल में आया हुआ क्वेश्चन है। 67 दीवार से एक प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी, देखो ये अभी रिपीट हो गया नहीं क्वेश्चन ऊपर, अभी क्वेश्चन छोड़ के ये देखिए, ये ग्राम पंचायत वीडियो का पेपर था, ये कृषि प्रावैधिक का। आंसर विल बी बी। 17 पॉइंट मतलब उसी के आसपास 17 वाला, लगभग देखो 17 मीटर ही होना चाहिए, उसी के अराउंड में आपका आंसर होगा और उसी से आपको इको सुनाई देगी। 68 ध्वनि का किस माध्यम से गमन नहीं होता है? तो ये भी निर्वात वाला क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, निर्वात में गमन नहीं होता है। दोस्तों 6 यूनिट पे आते हैं हीट, और आज मैं दोस्तों पूरा आपको फिजिक्स कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि दोस्तों टाइम बहुत कम है। अगर मैं आपको तेज़ी से कवर कराऊंगी तभी हम लोग ये सारी बुक का रिवीजन कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा। निम्नलिखित में से किस ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है? विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा ही तो आती है ना पृथ्वी पे ऊर्जा। चलिए 70 क्वेश्चन, अन्य परंपरागत तरीकों की तुलना में प्रेशर कुकर में खाना बनाने का काम तेजी से क्यों होता है? देखिए सी, आंसर हमारा सी होगा।
कुकर के अंदर उच्च दबाव दोस्तों, प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और उससे बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। जब हमारा दबाव ज़्यादा होता है ना, उससे बॉइलिंग पॉइंट हमारा बढ़ जाता है। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, किस चीज़ को उबालने में कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो होता है हमारा क्वथनांक, जिससे तेज़ी से खाना पक जाता है। और दोस्तों एक और क्वेश्चन इसी के सिमिलर पूछा जाता है कि पहाड़ी एरिया में हमारा खाना कुकर में क्यों नहीं, देर से क्यों बनता है कुकर में। तो उसकी वजह ये है क्योंकि जैसे हम पहाड़ी क्षेत्र होता है, ऊपर होता है तो हमारा वायुदाब वहाँ कम हो जाता है, वायुदाब कम होता है तो प्रेशर कम बनता है, दबाव कम बनता है, इसीलिए खाना देर से पकता है, बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे बढ़ जाता है। चलिए 71, शुद्ध जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है, सबसे ज़्यादा घनत्व। अभी ऊपर क्वेश्चन हमने किया था 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे घनत्व अधिकतम होगा, जो आयतन होगा सबसे कम होगा। चलिए देखिए 4 डिग्री सेल्सियस 580। 72, जब जल जमता है इसका घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व, क्योंकि जब दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है तो फिर यहाँ पे तो कम होगा ना, 4 पे और 3 पे थोड़ा कम होगा, 2 पे और कम होगा, 1 पे और कम होगा, तो 4 से तो कम होगा, क्योंकि जब ये कहा है 4 पे सबसे ज़्यादा होता है तो सी घनत्व घटेगा, और घनत्व घटेगा तो आयतन बढ़ेगा। यही वजह है कि मुँह मुर्गी पिघलने के बाद इनका घनत्व बढ़ता है, और जल जब जमता है तो उसका घनत्व घटता है, क्योंकि ये घनत्व 4 डिग्री पे होता है उसका सबसे ज़्यादा, जब वो जमेगा तो उससे कम होगा, जमेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे ना। 73, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से उसका हिमांक, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हिमांक मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जमने वाला पॉइंट क्या हो जाता है, अगर हम नमक को बर्फ में मिला दें तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, उसका माइनस पे चला जाएगा। जैसे कि नॉर्मल में बर्फ़ 0 डिग्री पे जम जाता है, बट अगर हम उस बर्फ़ में हल्का सा नमक मिला देंगे, जैसे कि कुल्फ़ी वाले मिलाते हैं, बर्फ़ वाले बन मिलाते हैं, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा, उसका फ्रीजिंग पॉइंट माइनस पे चला जाएगा, वो माइनस में जमेगा जाके। 74, सबसे कम तापमान पर जिस पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहते हैं, सबसे कम तापमान बी, प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन मीन्स अग्नि होती है ना। चलिए ये हिमांक मतलब जिस पॉइंट पर पदार्थ ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, ठोस मतलब जम जाता है, जैसे पानी से बर्फ। गलनांक जिसमें कोई वस्तु पिघल जाता है, मेल्टिंग पॉइंट जिसको कहते हैं। तापमान वह है पदार्थ जिस पर ठोस अवस्था से पिघल कर द्रव में आ जाता है, उसको गलनांक कहेंगे। और जो क्वथनांक होता है वो बॉइलिंग पॉइंट, जिस पे कोई वस्तु उबल जाती है, द्रव वाष्प में बदल जाता है, जब वो उबल जाएगा, जैसे पानी वाष्प बन जाता है जब उबलने लगता है। 75, कौन सी धातु ताप का अच्छा सुचालक होता है परंतु बिजली का बुरा, इस वजह से वो प्रेस में यूज किया जाता है। आप देखना प्रेस जो हमारी इस्त्री होती है ना, कपड़ों पे प्रेस करने वाली, उसमें उसको यूज किया जाता है। बताइए, वो होता है अभ्रक दोस्तों। अभ्रक क्या होता है दोस्तों, अभ्रक हमारा ताप का सुचालक होता है, मतलब वो ताप को बिल्कुल अच्छे से ट्रांसफ़र करता है एक दूसरे से दूसरी जगह, एक मीडियम से दूसरी जगह। बट वो बिजली जो हमारी करंट का बुरा तापमान होता है। इसीलिए जैसे हमारी प्रेस होगी, सपोज करो ये हमारी प्रेस है और ये हमारी नीचे की सतह है जो हम कपड़ों पे घुमाते हैं, और दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ, यहाँ पे एक अभ्रक का टुकड़ा लगा दिया जाता है, अभ्रक का टुकड़ा लगा दिया जाता है, तो जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ेगा तो तापमान को तो नीचे आने देगा, बट वो जैसे बिजली करंट आएगा, करंट को यहीं पे रोक लेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है प्रेस का वर्क करने का। होप सो आप समझ रहे होंगे। 76, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक के अंदर दूसरा अगर हम उसको फंसाएं, उन्हें अलग कैसे किया जा सकता है दोस्तों। सी, बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर, जब उसको गर्म पानी में डाल देंगे तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, आंसर विल बी बी, 80 कैलोरी पर ग्राम गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। 78, फ़ारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक होगा, मतलब इसने फ़ारेनहाइट स्केल पे पूछा है, उसमें क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, मैं आपको बता दें,
ये दोस्तों हमारा एक फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट में लिखना है और इसको -32 जो फ़ारेनहाइट की सबसे मिनिमम वैल्यू है। और दोस्तों ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंस होता है। जैसे कि 312 इसका मैक्सिमम है, 312 में से 32 घटा के 180। और जो सेल्सियस वैल्यू यहाँ पे लिखनी है, सेल्सियस के अपॉन 100, इसका डिफरेंस आएगा ना, 100 माइनस 0 करेंगे तो 100 आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इससे हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 79 स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए 7 चैप्टर पे आ गए हैं, जो है हमारा लाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो यह किस रंग की दिखाई देती है? आंसर विल बी ए, काले रंग की। 81 जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगी? 81 का आंसर क्या होगा? बी, आभासी और सीधी। चलिए दोस्तों अब थोड़ा हम तेज़ी से चलते हैं लेकिन, क्योंकि टाइम बहुत हो गया और मुझे आपको ये कंप्लीट ही कराना है। 82 एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? अपवर्तन कहते हैं। दूसरे जैसे कि इसके उदाहरण भी पूछ लिए जाते हैं कि पानी में पड़ा हुआ सिक्का जो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है वो अपवर्तन के कारण ही होता है। हल्का सा मैं बता देती हूँ, जैसे कि ये हमारा पानी हो गया, इसमें पानी हो गया और ये हमारा सिक्का पड़ा हुआ है। तो क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो हल्की सी झुक जाती है। और जब वो नॉर्मल में, जो वो यहाँ पे, एक मिनट ये दोबारा से बना देती हूँ इसको, ऐसे ऐसे करके जब वो एक मीडियम से दूसरे में जाती है तो वो झुक जाती है। जैसे हमारा सिक्का पड़ा हुआ है और लाइट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे इसका मीडियम, लाइट मीडियम था और यहाँ पे डेंस मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे ना वो थोड़ा हमें झुक जाएगी तो हमें इसकी इमेज यहाँ की जगह यहाँ बनी हुई दिखाई देगी, इसीलिए वो हमें सिक्का, यहाँ सिक्का है वो ऊपर दिखाई देगा। चलिए निकट दृष्टि वाले लोगों का प्रयुक्त लेंस होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या प्रयुक्त होता है? बी, अवतल लेंस। चलिए 84 क्वेश्चन, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से अधिक से निकट की वस्तु को साफ नहीं देख पाता। आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। इसमें दूरदृष्टि दोष दिया गया है तो क्या होगा? आंसर सी, 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का। चलिए 85 एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। बनने वाली छवि की स्थिति याद कीजिए। सी, ऐसे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में नहीं आएंगे दोस्तों, मैं आपको खुद बता रही हूँ, आपके भी सिंपल क्वेश्चन आएगा एकदम। 86 किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई क्या होनी चाहिए? बी, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। 87 लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह काला दिखाई देगा। बिल्कुल काला, हीरा। 88 पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डी, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। 89 किस रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य सबसे कम होती है? बताइए, मैंने आपको अभी विबजियोर वाला बताया था, विबजियोर वाला जो था, VIBGYOR, ये इंग्लिश के नेम है दोस्तों। R से रेड हो गया, O से ऑरेंज हो गया, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू और I से इंडिगो और V से वॉयलेट। तो ये इस तरीके से सीरीज में होते हैं। और तरंगदैर्ध्य किधर से आती है? तरंगदैर्ध्य इधर से आती है, इधर से, क्योंकि R वाले की तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगी। अरे सॉरी, तो आप बताइए फिर कम होगी किधर? बी, बैंगनी की सबसे कम होगी, क्योंकि बैंगनी सबसे ज़्यादा इधर होता है और R इधर होता है तो इधर चलेगी। चलिए 90 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? किसमें होती है दोस्तों? बी, नीले रंग के प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि नीला इधर हो जाता है ना, तो ये इधर एनर्जी इधर से चलता है और वो इधर से चलता है, तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ इधर से चलता है। 91 सूर्य की छतरी के लिए उत्तम रंग होंगे। ए, शीर्ष पर सफ़ेद होना चाहिए क्योंकि सफ़ेद रंग उसको रिफ्लेक्ट कर देता है एनर्जी को, और भीतर काला।
चलिए 92, किसका सबसे अधिक परावर्तनांक होता है? सी अपवर्तनांक, रिफ्लेक्सिव इंडेक्स, जो सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करता है, इसीलिए हीरे में चमक होती है क्योंकि वो रिफ्लेक्शन ज़्यादा करता है दोस्तों। और हीरे का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है। हीरे का दोस्तों कहाँ होता है? हीरे का 1.5 के आसपास होता है। हीरे का 2.42 होता है। और वायु का 1.001, जल का 1.33 और कांच का 1.52। 93, स्वच्छ आकाश का नीला रंग किसके कारण से दिखाई देता है? बी, प्रकाश के बिखरने से, स्कैटरिंग जिसको कहते हैं। चलिए 94, आकाश का रंग नीला दिखाई का कारण देखो दोस्तों, अभी रिपीट हो गया नहीं। बी, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग भी कहते हैं, प्रकीर्णन भी कहते हैं और प्रकाश का बिखरना भी कहते हैं। 95, निम्नलिखित में से कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है? आंसर बी, ए, लाल। 96, मोटर गाड़ी में साइड की वस्तु को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण। चलिए 97, समुद्र जल के नीला रंग होने का क्या कारण है? नीला किस लिए दिखाई देता है दोस्तों? पानी द्वारा रोशनी का छितराव, पानी उसको रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, जो ऊपर से हमारी रोशनी आती है। 98, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? ए, सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति को बढ़ाने के लिए। 99, प्रकाश के पथ में एक डैश 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 वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। अपारदर्शी छाया होती है उससे, क्योंकि प्रकाश नहीं लिया जाता है ना, तो अपारदर्शी हो जाता है। 100, प्राथमिक रंग है BGR, ब्लू, ग्रीन और रेड, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से दोस्तों ये आज हमारी 100 क्वेश्चन हो गए हैं और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो गया है, तो इसलिए हमें एक दूसरी वीडियो और बनानी पड़ेगी, जिसके लिए हम लोग जल्दी ही दूसरी वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे और इसमें आपकी पूरी साइंस को हम ख़त्म कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और इसको आप अच्छे से अच्छे देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।